नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 13 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से कवर करें अगर आने वाले समय आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो। जैसे मैंने कल ही बताया था, मान लीजिए जो पहला प्रश्न भी उसी प्रकार का है कि 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया था। ये प्रश्न आपसे कल पूछा था तो मैंने बताया भाई AR रहमान साहब को मिला था स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। वहीं पर मैंने आपको बताया कि AR रहमान साहब को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है और ये क्वेश्चन अभी के अभी छप गए हैं, है ना भाई। तो इसी प्रकार से हमारी फैक्ट होती है, तो ध्यान दीजिएगा, फायदे में रहिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चों ने जिन्होंने क्वेश्चन सेंड किया उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रोशन राजा, ये रोशन राजा का अकाउंट है। यहाँ पे देखिए, काली जुबान की जय हो, बैस क्वेश्चन डायरेक्ट PDF से। अरे भाई उठा के ले जाएंगे SSC वाले, है ना। अलका भारती जी, इसके अलावा इनका नंबर है, ये नाम नहीं है, इनके अलावा 2 नंबर है और भी। इसके अलावा यहाँ पे ये इनका कुछ नाम SS नाम से सेव किया गया है, पूजा चौधरी, दीपाली शर्मा, अलका शर्मा, है ना, राजेंद्र। इस प्रकार से जो भी बच्चे हमें क्वेश्चन दिए सभी का धन्यवाद। ठीक है भाई, खास करके रोशन और अलका का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका तो क्वेश्चन कंफर्म ही कराई फोन करके। चलिए शुरू करते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो AR रहमान को कहा जाता है, कल ही बताया, अंतिम PDF में ऐड है जो अभी टेलीग्राम पे ही पड़ी होगी लास्ट। AR रहमान को वर्ष 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के संगीत जय हे हेतु आपका जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया जी, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए प्राप्त की थी, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर साहब 1968 में ग्रैमी अवार्ड अचीव किए थे, है ना, वेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए। इसके अलावा महिला में तन्वी शाह, और 2023 में ग्रैमी अवार्ड किसे मिला, किस भारतीय को, तो रिकी केज को। 2023 में जो है ऑस्कर अवार्ड किस भारतीय के रिलेशन में मिला, तो आप कहोगे नाटू नाटू सॉन्ग को। ये नाटू नाटू सॉन्ग जो है ये किस पिक्चर के सॉन्ग है, तो RRR पिक्चर के सॉन्ग है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और किरवानी साहब को भी ध्यान रखेंगे, है ना भाई, पूछा जाता है। इसके अलावा RD बर्मन को क्या कहते हैं, पंचम दा कहा जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था RD बर्मन का जन्म, या फिर पंचम दा जिसे कहते हैं, या फिर बप्पी लहरी। बप्पी लहरी भी फिल्म हस्ती काफी बड़ा है, अभी है हमारे बीच, है ना, तो इनका भी जन्म जो है ये आपका वही हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शंकराचार्य के प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कहां किए थे। देखिए शंकराचार्य की प्रतिमा जो है ये डिपेंड करता है कि इसकी ऊंचाई कितना दिया गया था, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे किया गया है ना। तो मोदी साहब के द्वारा केदारनाथ UK में भी करवाया गया। UK मतलब, है ना, यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड से है, नहीं तो इंग्लैंड नहीं चले जाना, है ना। तो केदारनाथ में भी कराए, तो हो सकता है केदारनाथ ऑप्शन में हो। अब आने वाले शिफ्ट के लिए देखिए, ये स्टेचू पे मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल में 9-10 महीने हो गए रहेंगे, हमारे ख्याल में उसका व्यू 148 या 248 है, लेकिन बड़े काम की चीज है। जितने भी इंडिया में ये स्टेचू वगैरह है ना बनाए गए हाल फिलहाल में 1-1.5 साल 2 साल में, सभी को मैंने फोटो के साथ कवर किया है, हाइट के साथ, मूर्तिकार कौन है, कहां से ये मतलब डिजाइन लिया गई है, सब चीज बात बताए हैं, कौन से कंपनी बनाए, लेकिन देखे तब ना भैया, है ना। तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये आपका हैदराबाद में है, जो रामानुजाचार्य का बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है। कैसा प्रतिमा है भाई, तो बैठे हुए मुद्रा में प्रतिमा है आपका रामानुजाचार्य साहब का, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी ये कहां पे है, गुजरात में स्थित है ना, केवड़िया में। किसकी प्रतिमा है, वल्लभ भाई पटेल की, आयरन मैन ऑफ इंडिया की प्रतिमा है भाई। ये लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, जो प्रथम स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कहिए, जैसे आज अमित शाह साहब है। इसके अलावा स्टेचू ऑफ नॉलेज, स्टेचू ऑफ नॉलेज के बारे में क्या है भाई, तो स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है भारत के सबसे अधिक नॉलेज वाले पर्सन पंडित माफ कीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनके जो है प्रतिमा को स्टेचू ऑफ नॉलेज नाम दिया गया है। ये कहां पे है, तो ये महाराष्ट्र के लातूर में है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा
राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया, इसे विश्ववास स्वरूपम नाम दिया गया है। तो ये सब कुछ प्रतिमाएं हैं जो हाल फिलहाल में आपका जो है बसाए गए, मतलब अनावरण किए गए और इनका अलग अलग नाम दिया गया अपने श्रद्धा के हिसाब से। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखें, आने वाले समय में काम आएगी जी, है ना। एक एक बात सुनते जाइए, काम आते जाएंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, मौलिक कर्तव्य आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है 11 मौलिक कर्तव्य याद ही होना चाहिए। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को अंदर रिवर्ट करके पूछेगा कि भाई 51 के ए के सी में क्या है, तब तो आपको पक्का से याद होना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि छूने से काम हो जाएगा, पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एग्जामिनर ने आप पे रहम किया है, आपको 4 को कथन दे दिया था और पूछा था कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको देखने से पता चल गया होगा, एक ऑप्शन ऐसा था कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीति में शामिल होना। अब भाई ऐसा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। हाँ, ऐसा मौलिक कर्तव्य जरूर है कि अगर देश में सेवा की जरूरत पड़े तो देश सेवा के लिए तत्पर रहना। भैया, देश सेवा के लिए तत्पर रहना या देश सेवा में योगदान देना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। लेकिन राजनीति वाला शब्द लगा के इस चीज को, है ना, अवॉइड करने लायक बना दिया, इसीलिए यही आंसर होगा, क्योंकि जो नहीं था वही पहचानना था। अब आपके सामने यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का ये सुंदर सा लिस्ट आपके सामने आ चुका है, जो पहले भी कई दफा आपने देखा होंगे इस लिस्ट को, है ना। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका 1976 में, जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चे को तो आधा संविधान याद करा दिया हूं जी, ऐसा मेरा विश्वास है, अगर आपने मुझे अच्छे से सुना है तो, ठीक है। 1976 में आया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। जब मौलिक कर्तव्य आया तो 10 प्रकार के आए, कहाँ रखे गए? 4 से 4 का आर्टिकल, 4 से भाग 4 से 4 का ए बना लिया गया, है ना। और इसमें आपका मौलिक कर्तव्य रखा गया। आर्टिकल 51 के ए में रखे गए, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रसिया के संविधान से प्रेरित है ना। तो ये हो गई जी मौलिक कर्तव्य, और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे अटैच किया गया था। तो ये हो गई मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य में एक बार और संविधान संशोधन होता है 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट है भाई? 86वां। इसके तहत क्या बने थे कि जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था या प्रावधान करना, है ना, उस पेरेंट्स का फंडामेंटल, है ना, ड्यूटीज है, कर्तव्य है। और यही बात, यही अमेंडमेंट, यही ईयर 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, फंडामेंटल राइट दिया गया, जो आर्टिकल 21 में 21A बनाकर ऐड किया गया, जो उस बच्चे के लिए फंडामेंटल राइट है कि भाई जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा फ्री और, है ना, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना हमारा राइट है। लेकिन उसी के, है ना, उसी की जो माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज बना था सेम अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अब समझ गए ना कि 10 से एक और बढ़ गया तो 11 को मौलिक कर्तव्य हो गया भाई। तो आर्टिकल 51 1 के ए में क्या है? संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 51 1 के बी में क्या है कि उन महान आदर्शों को जुनाना, पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया है ना। इनके अलावा 51 के 1 के सी में क्या है? एकता, अखंडता और संप्रभुता। कहा गया भाई? संप्रभुता। इन तीनों की रक्षा करना। 51 के 1 के डी में है कि देश सेवा की जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, है ना भाई। तो ये जो है, यही वाला ऑप्शन में आपको राजनीति लगा के जो है गलत कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा ये सब तो आपको बता ही दिए हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान वगैरह, है ना, जो प्रथा है, जो आपका ऐसे प्रथा जिसमें महिलाओं का जो है हनन हो रही है, तो ऐसे प्रथा को जो है त्याग करना। 1 के एफ में है मिली जुली संस्कृति विरासत की रक्षा करना। 1 के 51 के 1 के जी में है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा सबसे लास्ट में हो जाएगा शिक्षा वाला, ठीक है। इसके अलावा एक आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पूर्वी घाट की पहाड़ी है, या फिर पहाड़ है, या फिर चोटी है। तो जो पूर्वी घाट की चोटी है, महेंद्रगिरी आपके ऑप्शन में थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर है ये, और ये ओडिशा में स्थित है। देखिए, ओडिशा में कई साल पहले महेंद्रगिरी को ही टॉप मोस्ट पीक माना जाता था, ठीक है। टॉप मोस्ट पीक माना जाता था। पीक मतलब दीजिए यहाँ पे चोटी है ना। तो अब जो है, अब थोड़ी सी मामला बदल गई है। अब जो उड़ीसा में है ये आपका देवमाली, देखिए एक देवमाली है और एक है आपका देवलाली, है ना। ये देवलाली स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। आपने तेरे नाम पिक्चर देखा होगा जी, है ना। प्रेम भाई, क्या नाम रहता है? प्रेम नहीं, राधे, सॉरी, राधे नाम रहता है, राधे, है ना। तो ये जो सलमान खान का जो राधे वाला पिक्चर
पिक्चर है तेरे नाम, ये देवलाली स्टेशन पे शूट हुआ है पूरा का पूरा पिक्चर। आपने ट्रेन का कई बार सीन देखा होगा, जो ट्रेन के इस प्रकार के जो बफर होते हैं उसमें उसका मैंड टकराता है जहां पे ये पागल होता है ना। तो ये वाली जो है देवलाली स्टेशन पे शूट हुआ है जो नासिक के पास है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में। एक देवमाली पर्वत चोटी है जो आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है और उड़ीसा के वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, महेंद्रगिरी से भी बड़ा है, ठीक है भाई, मतलब ऊंचा है ना। इसके अलावा सह्याद्री रेंज, अब ये सह्याद्री कहां से आया भाई, तो सह्याद्री रेंज कहते हैं जी आप पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री रेंज कहते हैं। इंडिया का हॉट स्पॉट कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है आपको पश्चिमी घाट को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट के अन्य पहाड़ी में आएंगे तो आपका गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों तो आपको मेघालय में मिलेगा जी, इसीलिए मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होने का जी, है ना, मासिन राम में, तो ये बात भी ध्यान रखने का। इसके अलावा मिसमी और पटकाई, ये भी आपको जो है पूर्वी साइड का ही पहाड़ी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मिकिर भी रख लीजिएगा, मिकिर, एक मिकिर भी रख लीजिएगा, ये भी है ना। इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है ये आपका क्या हो जाएगा जी, देखिए भारत की शेप ऐसा है, नीचे से मुझे तो डायग्राम बनाने नहीं आएगा, मैं बहुत ही कमजोर हूं आपका, है ना, ड्राइंग करने में भाई साहब, है ना। तो ये आपकी जो है ये वाली जो है ये अरब सागर की किनारा है और ये आपका बंगाल की खाड़ी का किनारा है जी, है ना। हालांकि हर जगह नहीं है, यहां से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, यहीं तक मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ही मिलेंगे इस साइड में, है ना। तो ये जो तटीय वाला भाग है, मैं क्या कहना चाह रहा था, तो जो पूर्वी घाट है और ये जो पश्चिमी घाट है इनकी जो मिलन होती है, ये तमिलनाडु है ना, ये भी वाले शेप पे क्या है हमारा तमिलनाडु स्टेट है, तो इसी तमिलनाडु स्टेट में नीलगिरी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाटी रेंज की ही पहाड़ी है, तो इसी में जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है आपका इसी प्रकार से मिलन हो जाता है, ठीक है ना, इसी प्रकार से मिलन हो जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुदी। ये अनायमुदी आपको कहां मिलेगा, केरल के अंदर मिलेगा। देखिए केरल के अंदर वेम्बनाड झील भी याद रखिएगा, ये अंदर भूला है आपको नहीं भूलना है। वेम्बनाड झील इंडिया का सबसे बड़ा लंबा झील है, ध्यान रखेंगे। और खारे पानी की सबसे बड़ा झील कहेगा तब आपका चिल्का झील हो जाएगा जो उड़ीसा में है, और रामसर साइट में सबसे पहले उड़ीसा झील को ही शामिल किया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि टीसीएस रामसर साइट को कैसे भूल गया है ना। इस पूरे एमटीएस में एक भी क्वेश्चन रामसर साइट से नहीं आया जी। इसके अलावा साइप्रस के नाम पे कौन सा एलिमेंट्स को लिया गया है, आपके ऑप्शन में चांदी थे, लोहा थे, तांबा था और भी एक होंगे, है ना। तो जो साइप्रस देश के नाम पे लिया गया है ये तांबा का नाम साइप्रस के नाम से पड़ा है, ठीक है, कॉपर, है ना भाई। आवर्त सारणी में ग्रहों के नाम से भी कई सारे तत्वों के नाम रखे गए हैं, जैसे नेपच्यूनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम मतलब नेपच्यून से, यूरेनियम मतलब यूरेनस से, टेलुरियम मतलब पृथ्वी से। तो ये भी आपके लिए वीवीआई हो सकता है मेरे तरीके से सुझाए गए क्वेश्चनों में, है ना भाई, कि ग्रहों के नाम पे कौन सा है। पंडित जसराज के नाम पे आपका जो है क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, ये भी आप समझते हैं। नोबेल पुरस्कार के फाउंडर, है ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेलियम धातु का नाम रखा गया है। मेंडेलियम धातु मेंडेलीव के नाम पे रखा गया है ना। तो इस प्रकार से कुछ धातु हैं, कुछ तत्व हैं जिनके नाम वैज्ञानिक ग्रह या फिर किसी अन्य चीज से लिए गए हैं। तो आवर्त सारणी को भी एक अच्छे वे में रीड कर लेना चाहिए, काम आती ही रहती है। जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है, परसों ही हमने जन्माष्टमी मनाया, परसों नहीं जी, है ना, 5-6 दिन हो गया मंजे, है ना, 5-6 दिन हो गया, है ना। तो ये जो जन्माष्टमी है ये भाद्रपद में मनाया जाता है, भाद्रपद, है ना, जिसे हम गांव घर में भादो कहते हैं, है ना, भादो कहते हैं, है ना। आपने रक्षाबंधन भागों का त्योहार है, इस प्रकार से सुना होगा ना। तो इसी प्रकार से भैया जन्माष्टमी अगस्त सितंबर महीना में होने वाला त्योहार है, अगर अंग्रेजी महीना के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा मकर संक्रांति जनवरी माह में मनाई जाती है, तो सभी जानते हैं 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। 14 या 15 जनवरी को ही आपका जो है पोंगल होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के समय ही आपका तमिलनाडु में पोंगल होगा सेम समय में। और इसी पोंगल में आपका जलीकट्टू होता है। जलीकट्टू मूवी भी है, यूट्यूब पे भी है ना। जलीकट्टू में क्या होती है, तमिलनाडु के अंदर सांड को कुछ बेहोशी वाला जो है आपका कुछ ऐसा खा दिया, कुछ पान दिया जाता है, जिससे वो अपनी जो है मदमस्त हो जाते हैं और फिर से छोड़ के पकड़ते हैं, ठीक है भाई, खतरनाक खेल भाई, है ना। इसके अलावा, है ना, आपने तमिलनाडु में पोंगल मना लिया है। इसके अलावा केरल में आएंगे मकर बिल्लू मना लेंगे। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो आप लोहड़ी मना लेंगे। इसके अलावा आप अगर उत्तरायण मना लेंगे, गुजरात में आते हैं तो, या फिर महाराष्ट्र और उत्तर भारत में आप इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये 14-15 जनवरी को होते हैं। तो जनवरी माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा माह, तो पूष माह, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, हम खुद ही नहीं जानते रहते कि बहुत
बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें भाई कि मार्च महीना में कौन से हिंदी महीना आएगा, तो फिर उंगली पे गिनना पड़ता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस मंत्रालय के अधीन है? एक दिन और बताया था ना, इसमें अनाज वितरण होती है, अनाज वितरण ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो वित्त मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप, अच्छा प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना, ये भी आपके वित्त मंत्रालय के अधीन ही कार्यरत है, जो विश्व में सबसे बड़े बैंकों से रिलेटेड योजना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। इसके अलावा एक आपका नरेगा या फिर मनरेगा, मनरेगा अब हम समझते हैं मनरेगा, मनरेगा के बारे में क्या है जो विश्व को रिलेट करता है, तो मनरेगा दुनिया में सबसे अधिक मतलब सबसे बड़े पैमाने पे एक नियोजित रोजगार जो आपको 100 दिन का मिलता है प्रोवाइड कराने वाली है ना स्कीम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? कोई क्वेश्चन है लल्लू सा, है ना, तो ये उड़ीसा में हुआ है भाई। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा के कौन से स्टेडियम था? कलिंगा स्टेडियम। ये कहाँ पे है आप लोग कमेंट करेंगे। और बिरसा मुंडा स्टेडियम, मैं दोनों का स्थान आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूं कि मेरे है ना जवान शर्मा गए अब, है ना, तो बता दीजिएगा भैया, है ना। फाइनल मैच जर्मनी जीते थे बेल्जियम को हरा के, ध्यान रहेंगे। हम लोग तो पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। इसके अलावा द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, है ना, भगवान बहुत तुच्छ चीज है। अब जिन्होंने लिखा है उनका भी भला हो, अब मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है भाई? तो अरुंधति राय है ना, भगवान को छोटा चीज बताए यहाँ पे, है ना, तो ये अरुंधति राय की किताब है। इनके अलावा अरुंधति राय की अन्य पुस्तक की बात करेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, वार टॉक, ये भी है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। आज ही बताया था ये द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बीट अबाउट द बुश, है ना, ये क्या होती है भाई? घुमा फिरा के बात करना, है ना, सीधे सीधे बात नहीं करना। इसके अलावा राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली नर्तक, है ना, कौन है भाई? तो राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली नर्तक कौन है? तो आपको मैंने बताया था कि अगर भाई डांसर कहेगा तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल, और अगर आपका मतलब अभिनेत्री कहेगा तो, है ना, अभिनेत्री तो आपका नरगिस दत्ता, सुनील दत्ता साहब की पत्नी, है ना, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल आंसर हो जाएगा। अगर आने वाले शिफ्ट में कभी भी आपका मतलब अभिनेत्री पूछा जाता है तो आप मारेंगे किसको भैया? आइए नरगिस दत्त को जो है टिक लगाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये स्कीम कहां से लाया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। मैंने ये भी बात आपको बता दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्यों रखा ये? हाँ, क्योंकि राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है भाई। इसके अलावा अगला जो हमारा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछ लिया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी जानते हैं भाई 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा जो भारत का अपर सदन है, उच्च सदन है, इसके अध्यक्ष भी होते हैं। किसी कारणवश जब राष्ट्रपति का पद, है ना, वैकेंट हो, खाली हो, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चार्ज में होते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब इससे पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, जहां पर अब पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे डिप्यूट किए गए? बोस साहब को किए गए। किसे? बोस साहब को, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में जगदीप धनखड़ साहब के साथ विपक्ष में कौन खड़ी थी? तो मार्गरेट एल्वा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति के पद में द्रौपदी मुर्मू के साथ में जो है कौन खड़ी थी? तो यशवंत सिन्हा, है ना, ये भी काम आ जाएगा कभी न कभी, कभी न कभी, है ना भाई, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? डायरेक्ट दिया गया था मासिन राम राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये पर्वतमाला है, बता दिया, जनजाति भी है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल में होता है जून के प्रथम सप्ताह में। प्रेम माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई। प्रे मानसून वर्षा जो है, यानी मतलब मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है, ये केरल के भाग में होते हैं, कर्नाटक आदि साउथ के कुछ पार्ट में, इसके अलावा बंगाल में होती है। इनकी नाम मैंने अलग अलग बता रखा है, आप लोग का जिम्मेवारी है रिकॉल करना। चलिए मैं 1-2 तो बता ही दूंगा। पहला आम्र वर्षा है, दूसरा आपका चेरी ब्लॉसम है, तीसरा काल बैसाखी। काल बैसाखी निगेटिव लाता है, मनर ये मतलब ये दुखदाई है, बाद बाकी चेरी ब्लॉसम आपका आम्र वर्षा सुखदाई है।
चलिए बता ही दिया। एक क्वेश्चन तो पहले ही पूछा है आपसे, आप लोग देखते हैं कि कमेंट करते हैं कि नहीं कि भाई कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछा है, सीधा सीधा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष बांसुरी। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, ये रविशंकर साहब की पुत्री है। अरविंद पारेख, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार से संबंधित। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, ये दोनों पिता पुत्र हैं, यानी जाकिर हुसैन साहब जो है ये पुत्र है और अल्लाह रखा जो है पिताजी हैं। सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, विजय घाटे, लच्छू महाराज तबला संबंधित। लच्छू महाराज बनारस घराने से है, इनके घराना भी पूछा जाता है। इसके अलावा टी.एच. विनायक साहब घाटम बजाते हैं। अन्नपूर्णा देवी मैडम सुरबहार बजाती थी। बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम सर बीना बजा लेते थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अकबर से भी पूछा था, अकबर नगारा बजाता था। बैकांग ओपन 2023 में खेलने वाले तथा 2023 में पदक जीतने वाले खिलाड़ी है ना, यह किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न आया है। लेकिन बैकांग ओपन 2023 आया है। देखिए अलका जी, अलका ने फोन किया था शायद, हाँ तो अलका, ये जो बैकांग ओपन है ना, ये आपका टेनिस से भी है और आपका बैडमिंटन से भी। मैंने आपको बैडमिंटन बताया था, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि इसमें खिलाड़ी का नाम क्या था। फिर आपने सेकेंड टाइम यूकी भाबरी और मैनेनी लिखे हैं, है ना। तो यूकी भाबरी और मैनेनी ये आपका जो है ये हो जाता है जी टेनिस से, है ना। यूकी भाबरी है ना, और आपका साकेत मैनेनी नाम है इसका, मुझे भी याद आ गया भाई, साकेत मैनेनी, है ना। तो ये हो जाएंगे टेनिस से। अगर इन दोनों का नाम दे रखा था थाईलैंड ओपन 2023 में, है ना, तो ये टेनिस खिलाड़ी सही, टेनिस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिया था, है ना, अगर इसमें से किसी खिलाड़ी का नाम है, जैसे मान लीजिए चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, मालविका बंसोड़े, तान्या हेमंत, अस्मिता चलिहा, इसमें से कुछ आपका ऑप्शन दिया गया था, है ना, तो ये आपका जो है हो जाएगा फिर बैडमिंटन, है ना। तो दोनों से है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो ओपन वाला है वो खाली टेनिस से ही हो भाई, है ना, ये बात भी बता रखे हैं आपको, है ना। इसके अलावा जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सिंगापुर ओपन का नाम सुना होगा, ये सब थोड़ा बहुत जो है आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। अभी एक चीज नहीं आ रहे हैं तो पता नहीं, अब नहीं आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत झोल है। ग्रैंड प्रिक्स वाला जो है, जो मार्क्स वर्स्टापेन ज्यादातर जीते हुए हैं पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड देखे तो ये भी बहुत ज्यादा प्रतियोगिता है, बहुत ज्यादा, है ना भाई। इसके अलावा भानु जी किस घराने से संबंधित है, तो जयपुर से। भानु जी जयपुर घराने के जो नृत्य करते हैं ना, तो ये तांडव फॉर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा होता है ना भाई, लास्ट होता है, तांडव आता है शास्त्रीय नृत्य में, है ना। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है, लखनऊ घराने से। गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित एम वेंकटेश, पंडित मणि प्रसाद, ये सभी के सभी किराना घराना से और सभी के सभी जो है आपके शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अल्लाह रखा पंजाब घराना, पंडित जसराज मेवाती घराना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। एक आपसे पूछा है पंकज चरण दास का संबंध किससे, भाई पंकज चरण दास जो है ये ओडिसी नृत्य के गुरु है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य के गुरु केलुचरण महापात्रा कौन से स्कूल का स्थापना किया था, तो सृजन का, है ना। यामिनी वाला स्कूल का कौन किए थे, तो यामिनी की स्मृति खुदे किए थे। इसके अलावा आपने एक मैंने बताया दर्पण का कौन किए थे, तो है ना ये मृणालिनी साराभाई ने किए थे। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा संयुक्ता पनिगिरी भी ओडिसी से है। सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों पहला शिफ्ट में पूछा गया। इंद्रानी रहमान ओडिसी, सुजाता महापात्रा ओडिसी। अगर कल हो के कोई आपसे ये पूछ ले कि कौन से श्रीलंका की नृत्यांगना जिन्होंने नृत्य भावना को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री जीता, है ना, जीती, तो आप बताना है भाई बजीरा चित्रसेना, है ना, बजीरा चित्रसेना इनका नाम है, ठीक है। तो इन्होंने जो है श्रीलंका के होते हुए इंडिया के लिए, इंडिया से पद्म श्री जीती है, जो नृत्य भावना को बढ़ावा देती है। श्रीलंका का अपना एक डांस है जिसे शास्त्रीय नृत्य माना गया, वहां पे उसे कंडियान कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय जो है जैसे मशीनरी, कोई टूल जो टिकाऊ टूल होता है ना, उस पे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो पूंजीगत व्यय है। जैसे स्कूल के लिए भवन बना दिए, है ना, मैंने इसको बता दिया था भाई, जो लंबी टिकाऊ टूल होती है उस पे खर्च किए गए जो रकम होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपको स्ट्राइक रेट से पूछा है कि 100 गेंद में जो रन आएंगे उसे क्या कहा जाता है, तो भाई सिंपल सी बात है स्ट्राइक रेट। ये तो अंग्रेजी मतलब इंडिया में बच्चा जानता है भाई, है ना, बच्चा ही जाने। अरे 34
बॉल खेल लिया मात्र 51 रन दादा। तब दूसरा उधर से बोलेगा अरे चुप कर यार, 150 का स्ट्राइक रेट है भाई, है ना, कि 34 बॉल में 51 रन है, 150 की स्ट्राइक रेट है ना। तो मतलब है ना, एक बॉल में कितने रन बनाते हैं वो स्ट्राइक रेट डिसाइड करते हैं। कि अगर आपने 100 बॉल खेल के 110 रन बना दिया, इसका मतलब आपने 110 का स्ट्राइक रेट है ना आपका है। इससे सबसे ज्यादा बेटर है ओवर के हिसाब से समझना। आप जानते हैं कि 6 बॉल का एक ओवर होता है क्रिकेट में। अगर एक ओवर में 9 रन है, इसका मतलब 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाज रन बना रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे गुगली है, चैनामैन है, गली यॉर्कर है, मिड विकेट है, LBW है, यॉर्कर, मलिंगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिक्षा का परसेंटेज पूछा है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, 90, 94, 96 इस प्रकार से, या फिर 90 से कम था तो हाँ 92 था। इसके अलावा 91 था, इस प्रकार से कुछ था जिन्होंने बच्चा बताया। तो 94 करेक्ट आंसर। 2000 बार करोड़ बार बोल चुका हूं कि भाई केरल जो है अब तो 100% भी कोई नहीं काटेगा, हो गया होगा। लेकिन जब 2011 में आंकड़ा जो रिलीज किया गया उसमें 94% से अधिक दिया गया मार्क केरल को, और केंद्र शासित प्रदेश में 91.6% दिया गया लक्षद्वीप को, जो हाईएस्ट है। ठीक है, ये आपका जनगणना 2011 में समग्र साक्षरता जो है, अभी मैंने यूटी और आपका केरल का बता ही दिया है। तो चलते हैं आगे। सबसे अधिक साक्षरता रेट आपका केरल का है और सबसे कम आपका जो है बिहार का था। यहाँ पे आपके पास ग्राफ है। जनगणना को मैं ग्राफिकल मोड में पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। भारत में जो ओवरऑल लिटरेसी रेट तय किया गया था 74.04%, पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला साक्षरता हमारा 65.46 था। यूकी भावरी किससे संबंधित? ये बच्चे बाद में जब क्वेश्चन दिए ना तब मैंने लिखा यूकी भावरी और संकेत मैनेनी, तो यही मैंने कहा कि भाई है ना कि ये दोनों जो है आपके किससे होंगे, तो टेनिस से हो जाएंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा कल आपका मनिका बत्रा को पूछा गया था। इसके अलावा 2022 जुलाई में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक प्रश्न आया है। प्रश्न क्लियर नहीं है लेकिन मैं बता दूं कि अक्टूबर नवंबर में चार्ज लिए थे डीवाई जो चंद्रचूड़ साहब पाटिल है ना, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो ये जो है आपके अक्टूबर नवंबर में चार्ज लिए थे, तो यहाँ पे जुलाई का पूछा है तो यूयू ललित हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो लाइक क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड, एक तो होता है आपकी डेबिट कार्ड, एक होती है जी आपकी क्रेडिट कार्ड, है ना। इस प्रकार से एक आपका डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड का क्या क्या नाम है थोड़ा सुनेंगे, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, है ना। बहुत सारे एसबीआई के जो मतलब स्टेशन पे आप जाओगे ना तो वहां पे जो है क्रेडिट कार्ड करता रहता, मतलब भाई उनका भी काम है करना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे आजकल ये मतलब फैसिलिटी में आ गई है ना, कि हर आदमी के पास जो है 2 क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्या होती है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 0 रुपया है, फिर भी आपको अगर मान लीजिए कि 10,000 का सामान लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं, है ना। और एक टाइम बॉन्डिंग होता है कि अगर आपने 48 दिन के अंदर चुका दिया तो आपको नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं देना है। और इससे अगर ज्यादा होगा तो ब्याज लगेगा, क्योंकि जानता है बैंक की भाई आदमी तो जो है वो मतलब परिस्थिति सेम नहीं रहती, तो कभी ना कभी तो फंसेगा, ब्याज तो चुकाएगा, इसी तो फायदा है इसका, है ना। तो ये होता है कि पैसा नहीं रहने पर भी आप अग्रिम आपको पैसा दे देता है भुगतान करने हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड है। लेकिन डेबिट कार्ड क्या होता है, जब पैसा रहेगा तभी आप चना चटोरा खा पाओगे, नहीं तो नहीं खा पाओगे। ठीक है। और कल एक क्वेश्चन आया था आपको डिस्पोजेबल इनकम, इसको भी ध्यान रखना है। डिस्पोजेबल इनकम, मान लीजिए आपने आज एसएससी में सिलेक्ट हो गए, आपको पहला पेमेंट आ गया, काट ग्रॉस आ गया 37,500 रुपया, काट खूट के आ गया 32,500 रुपया। अब ये 32,500 रुपया आपका नहीं है। अगर आप टैक्स स्लैब को छूते हो तो इस पे जो सरकार का डायरेक्ट टैक्स आपको चुकाना है, इनकम टैक्स, उसके बाद जो इनकम बचेगा, जो रकम बचेगा वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है। उसको आप खर्च कीजिए, किसी को दान दे दीजिए, किसी को नहीं पड़िए। ठीक है भाई, तो ध्यान रहेंगे। ठीक है भैया। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट भी इसी प्रकार का है, आपके पास पैसा नहीं होगा फिर भी आपको पैसे विथड्रॉ करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्रय ओवर स्पिल्ड मिल्क पूछा गया, तो व्यर्थ का पछतावा करना इसका होता है ना। राग दरबारी के लेखक पूछा गया है, श्रीलाल शुक्ला होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेकिंग ऑन द बूट, इसका मतलब होता है कांपना, डरना किसी भी कारण से। तो ये आपके आज के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है पेड वाला वहां पे मिलेगा। दोस्तों मैं जल्दी आपको अगली सीरीज की जो है मतलब घोषणा कर दूंगा कि कौन सी सीरीज लेकर के आऊंगा, कि डीपी का लेकर के आऊंगा कि आपका जीडी का लेकर के आऊंगा। ये डिपेंड करता है बच्चे की जो है डिमांड पे
कि कौन से क्लास के ज़्यादा बच्चे हैं, होगा तो दोनों लेके आऊँगा क्योंकि बीच में कोई एग्जाम नहीं है ना। और इसकी भी जो सुविधा रहेगी PDF वाला वो व्हाट्सएप पे रहेगी, और इसकी जो क्या कॉस्ट होगा मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन डरिए मत, 25 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था मैं जब तक पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर तब तक 25 रुपये ही अपने PDF का कॉस्ट रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, ताकि कोई भी 2 समोसा के कॉस्ट में जो है पढ़ सके और एक अच्छा जो है मतलब मार्क गेन कर सके एग्जाम के अंदर। जैसे आज आपने देखा एक बच्चे ऊपर ही लाइन में लिखे हैं कि एक PDF से डायरेक्ट 22 प्रश्न, और उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए कोई 25 दिन से पढ़ा होता जी, तो और कुछ ना कुछ तो फायदा होता है ना भाई, है ना। तो इसी प्रकार से तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारी सीरीज वाली PDF चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर सीरीज वाली PDF है उनका जो प्लेलिस्ट है वीडियो का, वो वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी टॉपिक वाइज जो वीडियो चाहिए वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप हर तरीके से, आपके हाथ में रसगुल्ला है, बस खाना है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।